Hello children, welcome to your English video class. Children, we are revising the syllabus, the chapters of evaluation 3, and I have already revised the chapters of evaluation 3, chapter 8, 9, 10, all I have revised. Now it's time for the poem. The poem's name is Oh, Look at the Moon. Children, this poem, as the name says, is about moon, and today I am going to revise this poem for you. एक छोटी सी प्यारी सी पोएम है, इसको हम रिवाइज करेंगे, इसको रिसाइट करेंगे और इंजॉय करेंगे, ठीक है? तो चलिए, without wasting much time, we will start the poem. Oh, look at the moon. But before revising this chapter, I would like to tell you द थिंग. आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ मैं ये चीज़ रिगार्डिंग मून. हम जनरली मून का जेंडर हम इंडियंस के लिए मेल होता है. चंदा मामा बोलते हैं नॉर्मली हम सब लोग. मैं भी चंदा मामा बोलती हूँ. मेरी मम्मी होंगी वो भी वो मम्मी है वो भी मामा बोलती हैं. मेरे बच्चे भी मामा बोलते हैं. मतलब हम सबके मामा हैं, चंदा मामा, है ना? आप भी चंदा मामा बोलते हो, आपके पेरेंट्स भी चंदा मामा बोलते हैं, उनके पेरेंट्स भी चंदा मामा बोलते होंगे. तो चंदा इज मामा फॉर अस. उनका जेंडर क्या है? मेल है हमारे लिए. चंदा मामा के गाने भी आपने सुने होंगे ना, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए गुड़, कैसे गाते थे ना. तो चंदा इज मामा फॉर अस, फॉर इंडियंस. हमारे लिए वो मेल जेंडर है. लेकिन जब हम ये पोएम पढ़ेंगे उसमें चंदा, द मून इज शी. यहाँ पे मून को शी बोला गया है. तो हम ये मान के चलते हैं फॉर द पोएट, जिन्होंने भी ये कविता लिखी है, ये पोएम लिखी है, उन्होंने मून को शी रखा है, मतलब फीमेल जेंडर रखा है. हम बोलते हैं चांद दिख रहा है, यहाँ पे चांद दिख रही है. फर्क समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जेंडर डिफरेंस है और इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें चंदा को मामा की तरह नहीं, मेल जेंडर की तरह, बल्कि एक फीमेल की तरह देखना होगा, ठीक है? हम इंडियन लोग क्या ऐसे चंदा मामा, बिल्ली मौसी, बिल्ली का जेंडर मौसी होगी, ऐसा बोलते हैं ना. बिल्ली मौसी कहाँ से आई, ऐसा बोलते हैं. तो बिल्ली हमारे लिए मौसी है और चंदा हमारे लिए मामा है. बट इस पोएम में चंदा इज नॉट मामा, शी इज अ फीमेल, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ये सोच के दिमाग में कि हमने उनके जेंडर को फीमेल रखा है, क्योंकि पोएम में ऐसा है. इस पोएम में एक बच्ची है, एक चाइल्ड है, और वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. यहाँ पे चाइल्ड का जेंडर नहीं पता है. चाइल्ड इज अ चाइल्ड, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी मेल. तो देयर इज अ चाइल्ड हु टॉक्स टू नाउ हिज और हर मदर. यहाँ पे क्योंकि पोएट जो है वो लड़की है, एलिजा ली काबोट फालन. तो वो एक लड़की, लेडी है, फीमेल है. तो हम मान के चलते हैं कि वो जो चाइल्ड है वो फीमेल है. ओके, चाइल्ड इज अ फीमेल बिकॉज द पोएट इज फीमेल. एलिजा इज द नेम ऑफ द पोएट. एलिजा ली काबोट फालन उनका नाम है. तो वो एक लेडी है, बच्ची है. बच्ची की तरह हम इसको मानेंगे. फिर हम जो इसमें जो चाइल्ड है हमारे लिए हम उसको भी फीमेल मानेंगे. पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको हम फीमेल ही मानेंगे. सो देयर इज अ चाइल्ड इन द पोएम who talks to her mother and she tells her mother about moon. She is curious, she likes moon and she observes moon. वो moon को observe भी कर रही है. The child is observing the moon. ये कैसे पता चलता है कि वो observe कर रही है? There is a stanza in the poem which tells us that she daily sees the moon, she daily observes it. इससे हमें पता चलता है. देन शी इज कंपेयरिंग ऑल्सो, कि मून को वो कंपेयर भी कर रही है, मून को अप्रिशिएट भी कर रही है, मून को वो लाइक भी कर रही है. सो ऑल दैट इज देयर इन द पोएम. छोटी सी पोएम है, इसमें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है. आपके जैसी कोई छोटी बच्ची होगी वो बोल रही है. तो पोएम को पहले समझते हैं. पहले इसको एक बार मैं लिख देती हूँ मेरे साथ साथ, फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है? देन वी विल रीड एंड रिसाइट. मैं पढ़ रही हूँ, अभी जनरली पढ़ रही, फिर हम एक साथ ही पढ़ेंगे. मैं बोलूंगी, यू कैन रिपीट आफ्टर मी. ओके, फर्स्ट स्टेंजा. स्टूडेंट, जो पोएम होता
होता है उसमें पैराग्राफ्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड स्टेंजा। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं तो मैं बोलते हैं ना फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, पर जब पोएम होता है उसमें पैराग्राफ्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेंजा। क्या बोलते हैं? स्टेंजा। तो फर्स्ट स्टेंजा आई एम गोइंग टू राइट ओ look at the look at the moon. Look at the moon. She is shining up there. She is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Oh mother, she looks like a lamp in the air. This is the first stanza of the poem. Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. फिर से बोले, oh, look at the moon. She is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Now, कुछ चीजें आप इस स्टैंजा में नोट कीजिए। पहले तो all the letters starting with capital। तो ये पोएम में होता है, कोई भी पोएम आप देखेंगे तो उसके जो स्टैंजाज होते हैं उनके फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। गॉट इट? कोई भी पोएम आप लेंगे तो जब आप उसके स्टैंजाज को देखेंगे तो एवरी लाइन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये रूल है। फिर आप ये इस तरह का साइन देख रहे हैं, ऐसा बना वन लाइन एंड डॉट, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। When it expresses our feeling, एक्सप्रेशन के लिए होता है, हमारी फीलिंग के लिए, चाहे वो सरप्राइजिंग हो, चाहे सैड हो, चाहे हैप्पीनेस हो, किसी भी तरह के जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उनको वो शो करता। ओ सरप्राइज, ओ मदर, तो ओ दैट मे बी ऑफ हैप्पीनेस, मे बी ऑफ सरप्राइज। ओ मदर, ओ लुक एट द मून, ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। Oh mother, she looks like a lamp in the air. अब यहाँ पर वो जो चाइल्ड है वो अपनी अम्मी को बोल रही है कि look at the moon, वो मून की तरफ देखिए, मून की तरफ देखिए। She is shining up there। मैंने बताया था ना यहाँ पे मून क्या है? She है, वो देखिए वो वहां पे चमक रही है। Look up there and look at the moon, she is shining up there। अब ये up there मतलब कहाँ पर? अप देयर मतलब इन द स्काई। यहाँ पे स्काई नहीं लिखा हुआ है बट इट इज अंडरस्टूड कि ये स्काई, ठीक है, इन द स्काई, ठीक है। अप देयर का मतलब होता है ऊपर कहीं सीलिंग पे नहीं लटका हुआ है, हमारे घर की छत पे नहीं लटका है। अप देयर मतलब इन द स्काई। तो डायरेक्टली यहाँ पर सन स्काई नहीं लिखा गया है, बट ये हमको इसी से पता चल जा रहा है शी इज शाइनिंग अप देयर, मतलब वो वहां चमक रही है। कहाँ चमक रही है? वहां मतलब आसमान में, ऊपर, वहां ऊपर, छत पर नहीं, ऊपर आपके सीलिंग पे नहीं, ऊपर मतलब आसमान में। शी इज शाइनिंग अप देयर का मतलब होता है आसमान में चमकना, ठीक है। यहाँ पर अप देयर स्काई के लिए यूज किया गया है कि मून इज शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। Look at the moon, she is shining in the sky. Up there का मतलब in the sky. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Now the child is comparing the moon with lamp.
जैसे कि लैम्प, आपने देखा होगा रात में घर में अगर लैम्प होता है, जिसके टेबल लैम्प है या फिर कोई भी जो एक जो लैंटर्न टाइप का जो लैम्प होता है, कोई भी लैम्प होता है, डार्कनेस में वो शाइन करता है, चमकता है। तो यहाँ पर जो मून है उसको कंपेयर किया गया है लैम्प से। जिस तरह से रात में लैम्प हमें लाइट देता है, रोशनी देता है, वैसे ही मून भी एक लैम्प की तरह लग रहा है। जैसे लग रहा है कि हवा में कोई लैम्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट है, मून की जो लाइट है, जो शाइन है, इट इज लाइक अ लैम्प। सो हियर लैम्प इज मून, लाइक अ लैम्प इन द एयर। लैम्प की तरह, लैम्प नहीं है, लैम्प की तरह, ठीक है। लाइक अ लैम्प मतलब लैम्प की तरह। मून इज लाइक अ लैम्प। सो हियर मून इज कंपेयर्ड विद लैम्प। जिस तरह से अब स्ट्रीट लैम्प ले लेते हैं। स्ट्रीट लैम्प जो होता है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, वो लैम्प होती है। रात को जब अंधेरा होता है तो स्ट्रीट लाइट से, स्ट्रीट लैम्प से हमें रोशनी मिलती है। वैसे ही रात की डार्कनेस में जो मून है वो जब आसमान में चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई लैम्प है, हवा में कोई लैम्प है। डार्कनेस की वजह से रात को अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो डार्कनेस में वो जो मून है वहां पर आसमान में, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लैम्प है। मून इज लुकिंग लाइक अ लैम्प इन द एयर। हवा में कोई लैम्प है, लटका हुआ है। जैसे कि हम घरों में या हमारे रोड पर लैम्प्स चलते हैं, ठीक है। सो हियर मून इज कंपेयर्ड टू लैम्प। गॉट इट? मून इज नॉट लैम्प बट इट इज लुकिंग लाइक अ लैम्प। लैम्प की तरह लग रही है, ठीक है। और कैसी लैम्प? लैम्प इन द एयर। सो हियर मून इज कंपेयर्ड टू लैम्प। नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? Last week she was smaller. Last week she was smaller and shaped like a boat. But now she's grown. She's bigger and round as an O. Now this is the second paragraph. Okay, इसको बोलते हैं, अभी सेकेंड पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे। Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as an O. फिर से देखते हैं। Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and round as an O. Now अब इस पैराग्राफ से पता चल रहा है, सॉरी इस स्टेंजा से पता चल रहा है कि द चाइल्ड यूज्ड टू ऑब्जर्व मून डेली। वो जो बच्ची है वो डेली मून को ऑब्जर्व कर रही है, उसको वॉच कर रही है, उसको देख रही होगी। क्यों? क्योंकि अब ये कह रही है कि लास्ट वीक मतलब जो वीक बीत गया। लास्ट मतलब महीने का लास्ट, मतलब लास्ट मतलब एंड नहीं, खत्म नहीं हो रहा है। लास्ट वीक मतलब इससे पहले वाला जो वीक था, जो वीक अभी खत्म हुआ, जो वीक अभी गया, पिछला वाला वीक जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। शी सेड
कि जो पिछले हफ्ते लास्ट वीक में जो वीक अभी गया है, पीछे वाला वीक, वो जो मून का शेप था, इट वॉज स्मॉलर, शी वॉज स्मॉलर, मतलब मून जो है वो छोटी थी, एंड शेप्ड लाइक अ बो, और उसका शेप कैसा था मून का, लाइक अ बो। अभी बो क्या होता है? वो होता है धनुष, जिसको हम हिंदी में धनुष बोलते हैं। तो धनुष कैसा होता है? इट इज कर्व्ड। आपने देखा होगा मेले में बच्चे अक्सर खरीदते हैं, इस तरह से रहता है और उसमें ऐसे धागा बंधा होता है, एंड देन देयर इज एन एरो, है ना, ऐसे एरो बनता है। दिस इज कॉल्ड बो, इसको बोलते हैं बो। इट इज अ कर्व्ड शेप, अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड। अब मैं तो इसका मीनिंग बता देती हूँ, लेट मी राइट इट हियर। बो क्या होता है? Bow is a curved piece of wood, a curved piece of wood, a curved piece of wood with a string, used to shoot arrow. Bow is a piece of wood with a string used to shoot arrow. अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था किस तरह से होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसमें धागा ऐसे बंधा रहता है और इसी धागे की हेल्प से एन एरो इज शूटेड। यहाँ पे ऐसे लगता है, इसमें ना समथिंग ऐसे ऐसे बना रहता है ना, दिस इज एन एरो। तो दिस इज कॉल्ड बो, इसको बोलते हैं बो। हम इंडिया में जो पहले जो किंग्स होते थे वो लोग बो यूज करते थे, धनुष यूज करते थे। व्हेन देयर वाज सम वॉर, किसी तरह का अगर युद्ध होता था तो उसमें बो यूज होते थे। आपने रामायण सीरियल देखा होगा अगर, जब टीवी पे आता था, तो रामायण में आप देख रहे होंगे कि जो युद्ध होते थे वो तीर धनुष से होते थे, है ना, उसमें बो यूज होता था। और पहले जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपने सुना होगा, इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरी में, कि जो एरोज होते थे, जो बो के साथ जो एरो होते थे वो बहुत पावरफुल होते थे। ब्रह्मास्त्र और कुछ नाम होता था उनका। आपने जो रामायण में श्री रामचंद्र जी ने धनुष से ही रावण को मारा था, है ना, बो ही यूज किया था, बो एंड एरो यूज करके रावण को मारा था। फिर वो जो सीता वाला जो इंसिडेंट था जिसमें कि सीता कहती है कि मेरे लिए हिरण लेकर आओ, तो फिर वो बो एंड एरो लेके ही गए थे उस डियर को मारने के लिए, और उन्होंने जब तीर से मारा था तो बो एंड एरो से ही उन्होंने डियर को मारा था। और जो भी राम और रावण में जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी बो एंड एरोज यूज हुए थे। तो हमारी माइथोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, इसके बारे में मेंशन है। तरह तरह के जो पावरफुल एरोज हुआ करते थे और उनको यूज किया जाता था, बो के साथ यूज किया जाता था। इवन जो राम और सीता की शादी का इंसिडेंट है, जहाँ के मैरिज का, तो उसमें राम जी को एक बो उठाने को कहा गया था, है ना, शिव धनुष वो, और वो इतना हैवी था कि कोई उसको उठा नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो थे, वो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी के अवतार हैं, ही पिक्ड अप द बो, उन्होंने बहुत इजीली उस बो को उठा लिया जिसको कि कोई नहीं उठा पाता था, शिव धनुष था। तो इस तरह से हमने बो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना। इंडिया में बो के बारे में बहुत डिटेल में बच्चों को पता रहता है। जब आप लोग किसी फेयर में, मेले में जाते हो, दशहरे के मेले में, तो वहाँ भी बहुत इस तरह के बो बहुत बच्चों के लिए खेलने के लिए मिलते हैं। सो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद बो। हमें ये अगर इस तरह से भी समझाया ना भी जाए तो वी नो व्हाट इज बो, धनुष, हिंदी में उसे धनुष बोलते हैं। तो शी सेज दैट, द चाइल्ड सेज दैट, कि लास्ट वीक जो वीक बीत गया उसमें जो मून का जो शेप था, इट वाज लाइक अ बो,
हैव यू ऑब्जर्व, आपने देखा है मून का शेप कभी बो की तरह? यस, मून का जो शेप है वो हमें अर्थ से दिखता है। हमने ईवीएस में पढ़ा है ना, फेजेस ऑफ मून पढ़ा है हमने ईवीएस में, कि मून के शेप्स हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। फ्रॉम अर्थ वी सी द शेप, डिफरेंट शेप्स ऑफ मून। पर ये थोड़ी ना कि मून अपना शेप चेंज करता है, कभी गोल होता है, कभी चपटा होता है, कभी कटता है, ऐसा तो है नहीं। हमें दिखता है व्हाट वी सी फ्रॉम अर्थ, क्योंकि मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमने ईवीएस में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पोएम पढ़ रहे हैं तो अभी हमको ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आपने देखा होगा सम कैन यूज मून लाइक दिस, है ना, इस तरह का मून रहता है। दिस इज कॉल्ड बो शेप, इसको कहा जाता है बो शेप। तो शी सेज कि लास्ट वीक मून का शेप एक बो की तरह था, इट वॉज कर्व्ड और छोटा भी था। बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर, पर अब तो वो बड़ी हो गई है, मून का साइज बढ़ गया है, एंड राउंड एज एन ओ। और अब जब मैं उसको देख रही हूँ, मून को देख रही हूँ, तो इट इज नो लॉन्गर अ बो, अब ऐसा शेप नहीं है। नाउ अब कैसा शेप है मून का? नाउ इट्स शेप इज एज राउंड एज ओ। अब आप इंग्लिश में ओ कैसे लिखते हो? यू राइट ओ लाइक दिस, कैपिटल ओ हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, है ना। तो नाउ शी इज सेइंग कि लास्ट वीक तो वो की तरह थी मून, एंड नाउ इट इज लाइक अ बिग ओ, एक बड़े से ओ की तरह उसका शेप हो गया है। नाउ द मून हैज ग्रोन बिगर, अभी मून बड़ा हो गया है और उसका जो शेप है, मून बड़ी हो गई है और उसका शेप है, इट इज लाइक अ ओ, जो इंग्लिश का जो लेटर ओ है उसकी तरह है, ठीक है। इट हैज शेप लाइक लेटर ओ। So here the child has compared the shape of the moon. वो इससे पता चल रहा है कि वो बच्ची जो है वो डेली मून को जरूर देखती है, तभी उसे पता है कि अभी ऐसा शेप है, फिर ऐसा शेप है, एंड नाउ इट हैज बिकम अ कंप्लीट राउंड। और इसको जो हम कंपैरिजन करते हैं इसको सिमिली, एज राउंड एज ओ, क्योंकि ये कैपिटल ओ की बात हो रही है। एज राउंड एज ओ मेरा थोड़ा सा ओवल बन गया, चलिए उसको ऐसे कर देते हैं समझ में। तो दीज आर कॉल्ड सिमिली। जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं, दैट इज सिंपली एज राउंड एज ओ, एज सॉफ्ट एज फेदर, एज स्मॉल एज माउस, as strong as lion, as fierce as lion, as tall as giraffe। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तो इंग्लिश में इसे सिमिली कहा जाता है, व्हेन वी कंपेयर वन थिंग विद अदर। तो ये एज दिस एज दैट जो बोलते हैं ना, एज स्वीट एज हनी, एज सॉफ्ट एज कॉटन, एज वाइट एज स्नो, उतना सफेद जैसे कि बर्फ, उतना सॉफ्ट जैसे कि रुई, उतना लंबा जैसे कि जिराफ, एज बिग एज एलिफेंट, इतना बड़ा जैसे कि एलिफेंट। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं सिमिली, एंड देयर आर मेनी सिमिलीज इन द चैप्टर। हम बहुत सारे जब आप और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे। एज कनिंग एज फॉक्स, फॉक्स बहुत कनिंग टाइप के होते हैं ना, तो एज कनिंग एज फॉक्स, एज फास्ट एज टाइगर, मैंने कुछ आपको सिमिलीज बता दिए ना। तो ये यहाँ पर भी कंपैरिजन है, एज राउंड एज एन ओ, ऐसा इतना राउंड जैसे कि ओ। तो बच्ची ने कंपेयर किया मून को ओ के साथ, ठीक। ये दो स्टेंजास हो गए आपके कंप्लीट। लास्ट वीक द मून वॉज स्मॉलर, और उसका शेप था बो की तरह, बट नाउ शी इज ग्रोन बिगर, पर अब वो बड़ी हो गई है और अब उसका शेप है लाइक एन ओ। फेजेस ऑफ मून जो है, आपको पता है ना मून के शेप्स कितने शेप्स होते हैं? ऐसे तो 7 मून के शेप्स नहीं होते ना, मून हमको 7 शेप्स में दिखता है, और जो अर्थ शेप है, अर्थ जो फेज है मून का वो डार्क है, उसलिए हमें मून दिखता ही नहीं है। वो अर्थ जो फेज है दैट इज कॉल्ड न्यू मून, है ना। जैसे कि अब जो ये जब
पूरा डार्क हो जाएगा, फुल कंप्लीट डार्क, तो हमें ये दिखता नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ फेज ऑफ मून, उसको हम न्यू मून बोल देते हैं। बट दैट न्यू मून मतलब हमें आसमान में मून दिख ही नहीं रहे हैं, तब वो न्यू मून है। फिर एक आपको मून का ये फेस दिखता है, मतलब बाकी का पार्ट हमको, मून तो पूरा राउंड है, बट वी सी दिस पार्ट ओनली, ये हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कभी कभी हमको ऐसे दिखता है, इट्स लाइक दिस, इसका मतलब मून इतना नहीं है, मून यहाँ भी है पर हमको दिख ही रहा है, ये पार्ट नहीं दिखता है, ठीक है। कभी हमको इस तरह से भी दिखता है, ऐसे रहेगा एंड थोड़ा सा इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि जो इधर वाला पार्ट है, दिस इज नॉट सीन बाय अस, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है पर दिख नहीं रहा है, ठीक। इधर ऐसे भी रहता है मून, फिर एक इस तरह से भी रहता है, फिर कभी इस तरफ से रहता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि इधर वाला पार्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो मून के इस तरह से 8 फेजेस होते हैं, टोटल 8 फेजेस होते हैं, इंक्लूडिंग द फेज इन विच द मून इज नॉट सीन, जब मून नहीं दिखाई देता उसको मिलाकर मून के 8 फेजेस होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, pretty moon, pretty moon, comma, pretty moon, pretty moon, how you shine on the door, how you shine on the door. Pretty moon, how you shine on the door and make it all bright. Make it all bright, oh my nursery floor. Pretty moon, how you shine on the door and make it all bright, oh my nursery floor. प्रिटी मून मतलब प्रिटी किसको बोलते हैं? लवली, बहुत प्यारा सा जब कोई चीज होती है, प्यारी सी चीज होती है, उसको हम प्रिटी बोलते हैं। प्रिटी कि हम ब्यूटीफुल भी वर्ड यूज करते हैं, लवली वर्ड भी यूज करते हैं। सो प्रिटी मून, प्यारी प्यारी मून के लिए यूज हो रहा है। प्रिटी मून, हाउ यू शाइन ऑन द डोर, मतलब उसका जो मून का जो लाइट है वो डोर के ऊपर आ रहा है, तो डोर इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ द मून लाइट। हाउ यू शाइन ऑन द डोर, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अरे कैसे तुम डोर पे से चमकते ना। हाउ यू शाइन ऑन द डोर एंड मेक इट ऑल ब्राइट, ओ माई नर्सरी फ्लोर। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी का मतलब होता है अ रूम फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए जो रूम होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के, जिसमें उनके टॉयज रखे होते हैं, उनका सामान रखा होता है, दैट इज कॉल्ड नर्सरी। नर्सरी मतलब अ रूम फॉर यंग चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है अ रूम फॉर यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके रूम को नर्सरी बोला जाता है। इवन जहाँ पे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं ना, सैपलिंग, उसको भी नर्सरी बोला जाता है। तो ये जो बच्ची है वो मून के बारे में बोल रही है कि प्रिटी मून, एज इफ शी इज टॉकिंग टू मून। मून कोई आंसर नहीं दे रही है, लेकिन जैसा लग रहा है वो मून से बोल रही है कि प्रिटी मून, हाउ यू शाइन ऑन द डोर, मतलब तुम कितनी प्यारी प्यारी हो, तुम कितने मतलब कैसे तुम डोर पे तुम शाइन करती हो, एंड मेक इट ऑल ब्राइट। और जब तुम्हारी लाइट आती है तो हर चीज ब्राइट हो जाती है, हर चीज में जो है वो दमकने लगती है, चमकने लगती है, एवरीथिंग बिकम्स ब्राइट। और मेरा जो नर्सरी है, जो बच्ची का जो रूम है, दैट इज the floor of that nursery, the floor of that room also gets brighter up, वो भी चमक जाता है। सब तरफ लाइट बंद है और मून की लाइट जब
नर्सरी में पढ़ती है, उस रूम पे पढ़ती है, तो उसका जो फ्लोर है वो भी चमकने लगता है, वो भी रोशन हो जाता है, ब्राइट हो जाता है बिकॉज ऑफ द मून लाइट। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब यही है कि वो मून से कह रही, मून के बारे में कह रही कि मून बहुत प्यारी है, उसकी रोशनी जो है वो डोर पे आती है, उसके नर्सरी के फ्लोर पे आती है, एंड एवरीथिंग बिकम्स ब्राइट, हर चीज चमक जाती है। तो वीडियो को यहीं पे ऑफ बंद कर देते हैं। इतना हमने पैराग्राफ समझ लिया है, स्टैंजा समझ लिया है। वन मोर स्टैंजा इज लेफ्ट दैट आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।